हाय, मैंने आपको पहले ही टॉपिक वाइज वीडियो दे दी है कि ये टॉपिक्स फॉर श्योर आने वाले, और वो टॉपिक्स कितने हैं 20 to 25, मतलब उनको कर लोगे कट ऑफ आराम से निकल जाएगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ अटकते हैं, व्हेन वी एम फॉर 40+ एंड 50+, राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जो फॉर श्योर टॉपिक है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वापस से आप वीडियो को जाकर देख लेना जो जो टॉपिक फॉर श्योर आने वाले हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स वेरी स्पेसिफिकली, है ना। ओके, अब एक लेवल ऊपर की बात करते हैं। अब हम ना बड़े लेवल की बात करेंगे। बड़े लेवल की बात मतलब ऐसे टॉपिक्स मुझे बताओ जिसको हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं अभी तक, और हम उसे कंटिन्यूस छोड़ते आ रहे हैं, है ना। कंटिन्यूस उन टॉपिक्स को हम छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए। यही टॉपिक्स हैं जो धीरे 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 हमें 40+, 50+ तक लेकर जाएंगे। दोज टॉपिक्स आर questions from animal kingdom and plant kingdom. Things are very very simple, लेकिन आई डोंट नो 10th 11th 12th में हमने बायो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, इसलिए हम इसे नहीं जानते। बट दिस सिंगल वीडियो एंड यू विल बी डन विद योर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन आने हैं, फॉर श्योर आने हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं, अब इन्हें बोल्डली हम अपीयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इससे भी पॉजिटिव मार्क्स इनकैश करने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, आज के टॉपिक से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका लेना देना पिछले वीडियो से है, जो हमने CDS 1 2023 का पूरा स्टडी प्लान और हम रोज पढ़ रहे हैं, है ना। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। तो पिछले वीडियो से इसका लेना देना है। आप मुझे ये बताओ जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन, सबसे छोटा इन्फेक्शियस पैथोजन कौन सा है? एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस और विरियोइड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। देखते हैं कि भाई आपको चीजें ध्यान है या नहीं है। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट CDS in 30 days विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर ऑलरेडी बना दी है। तो इनकेस आप कोई वीडियो स्किप कर जाते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। एंड वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी प्लान, जिसमें AFCAT के रिजल्ट के आने की वजह से हमने एक गापची मार दी थी प्लांट किंगडम वाले में, है ना। वी वर सो हैप्पी, सम पीपल वर सो हैप्पी कि AFCAT निकल गया, एंड सम वर लिटिल एग्जाम थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, तब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी। बट डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स हियर, ताकि आपका CDS ना निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू बेटर नो आपका AFCAT क्यों नहीं निकला है, ठीक है। और भाई जिनका AFCAT निकल गया है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कल सेलिब्रेट कर लिया। AFCAT एंड CDS का लेवल बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसकी खुशी में CDS को मत छोड़ देना, राइट। तो आज हमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम साथ में करना पड़ेगा। उसके साथ ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। रॉक साइकिल की बात करो, वॉल्केनिज्म की बात करो, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म्स, दीज आर वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स, ठीक है। तो आज हम एक साथ D10 का भी कवर कर लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी टुगेदर। तो ये हमारा पूरा वीडियो प्लान है, उस हिसाब से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम इस किंगडम को वापस से, किंगडम क्लासिफिकेशन को वापस से एक बार देख लेंगे, है ना। इस क्लासिफिकेशन को अगर हमने देख लिया होगा तो हम चीजें आराम से रिलेट कर पाएंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी देख चुका है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था, है ना। उनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा। इसको थोड़ा सा जल्दी लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये तो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए कि इससे आगे चीजें कैसी बढ़ेंगी, तो हमें थोड़ा ज्ञात हो जाएगा, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, प्लांट और एनिमल किंगडम। हमने क्या चीज देखी थी? हमेशा चीज़ें पहले प्रिमिटिव रही हैं, विद लेस कैरेक्टरिस्टिक्स, विद लेस फीचर्स। धीरे धीरे हम एडवांस होते गए, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, ये सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, धीरे धीरे हम यूकैरियोटिक हो गए। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, धीरे धीरे सब में प्रेजेंट होने लग गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहले एक सेल का ही पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म था, अब आराम से पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना। इस तरीके से हम डेवलप होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ तक हम
पहले देख चुके हैं, अब हमें डिटेल में देखना है इस चीज को, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इसके अलावा हम ये भी कवर करेंगे इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यूज, इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से, स्टार्टिंग विद एनिमल किंगडम। ठीक है, दोनों की कंपैरिजन करें, एनिमल किंगडम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम सेइंग, क्या था, चीज़ें पहले प्रिमिटिव थी, अभी मैंने ना इसका बहुत अच्छा चार्ट भी बना रखा है, एंड आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू स्टडी लाइक दैट ओनली। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट देख लो, हालांकि ये चार्ट भी मैंने ही बनाया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने एक और चार्ट बनाया है जिसको देखकर आपको एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी क्रिस्टल क्लियर, वेरी सिंपल टू यू, याद रखने के लिए। आज तक बहुत कंफ्यूजन होता था ना कि किस में भाई क्या है कैसा नहीं है, दिस इज डैम इजी फॉर यू। ठीक है, क्लैरिटी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आई विल बी शेयरिंग द PDF विद यू, तो आपको उसमें आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले हम इसको ध्यान से समझते हैं। एनिमल किंगडम पहले तो सेल्यूलर लेवल पे था। सेल्यूलर लेवल पे हमारे पास कौन सी चीज़ है, कौन सा क्लास है, पोरीफेरा। पोरीफेरा आर जनरली स्पॉन्जेस इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पूरा चार्ट देखोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से निकलने वाले हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। दिस चार्ट इज मोर देन इनफ फॉर योर एनिमल किंगडम। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिज्म ही हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, सेक्सेस आर नॉट डिफरेंट, यहाँ पे मेल फीमेल अलग नहीं है, इनके स्पेशलाइज सेल्स, ये एक टॉपिक जो आप नोट करते जाओगे, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी दे भी दिया है, तो डोंट वरी, आपके हिस्से का हार्डवर्क भी मैं कर रही हूँ, जस्ट हैव टू डू द रिविजन पार्ट। ठीक है, कोनोसाइट्स, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, एंड देन इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सेल्यूलर लेवल पे था। धीरे धीरे टिश्यू लेवल पे बात आई, जिसमें एक सिंगल टिश्यू था, उसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रिटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रिटा में ये भी मरीन एनिमल्स हैं, इसके स्पेशलाइज सेल्स कौन से हैं, नीडोसाइट एंड निमेटोसाइट। देखो ये आपको अभी हार्ड लग रहा है, लेकिन ये चीज़ पूरे वीडियो में हम इतनी बार रिपीट कर जाएंगे ना कि एंड ऑफ द वीडियो आपको 90% ये चीज़ें याद रह जाएंगी। अभी ऐसा लग रहा है कि यार कोनोसाइट्स, निमेटोसाइट्स, नीडोसाइट्स ये कैसे याद रहेगा, आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, याद रह जाएगा 90%। एक और बार रिविजन करोगे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने ऐसे मेंटल इमेजेस इस तरीके से बना रखे हैं। ठीक है, ओके, सिलेंट्रिटा और टीनोफोरा ये CC वाले आपके टिश्यू लेवल के हैं, ये आप याद रखना, CC वाले सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा। ओके, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, एम्ब्रियो यहाँ पे आपके 2 लेयर का है। ठीक है, एम्ब्रियो 2 लेयर का है और उसी से पूरी बॉडी बनी है। और दूसरा और एडवांस लेवल होता जाएगा तो डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जैसे कि हम एम्ब्रियो में 3 लेयर्स थे और 3 लेयर्स ही पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो गई, पूरी बॉडी को जन्म दिया। 3 लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो की, हम में भी, ह्यूमन बॉडी में भी। ठीक है, ओके, फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा आर ऑल्सो मरीन। अब धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि पहले की जितनी बॉडी थी ना वो मरीन थी, धीरे 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 हम पानी से बाहर आए। ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर आपका कॉम्ब जेलीज, इसके बाल ऐसे कॉम्ब जैसे होंगे, बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें भी सेक्सेस डिफरेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं है। इसके एग्जाम्पल फ्लैटवर्म्स, खासकर जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं ना, दे आर प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट यहाँ पे आ चुका है। नाउ थिंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हियर। इनके स्पेशलाइज सेल्स का नाम क्या है, फ्लेम सेल्स। ठीक है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर का प्रेशर रेगुलेट करना, वो, और एक्सक्रीशन का काम, अपनी बॉडी में से वेस्ट थ्रू आउट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। उसके लिए फ्लेम सेल्स है, किसके पास है, प्लेटीहेलमिन्थेस। अभी देखो क्वेश्चन स्पेशलाइज सेल से आएंगे। यहाँ भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स
जो हमारे पैरासाइट्स, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूइड, फ्लैट वॉर्म, ये एग्जाम्पल्स जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, मतलब एवरीथिंग इज डैम इम्पोर्टेंट। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पे लिखी है पूरी एनसीईआरटी को, मतलब खगोल के आई हैव मेड दिस चार्ट फॉर यू। ठीक है, ओके, पहले इसे समझ जाओ, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। उसके बाद सूडो सीलोमेट्स को देखते हैं, मतलब जिसके पास फॉल्स बॉडी कैविटी है। फॉल्स बॉडी कैविटी में हमारा एस्केलमेंथिस आता है। एस्केलमेंथिस अभी डिफिकल्ट नाम लग रहा है, बट यू डोंट हैव टू स्पेल इट, आपको बस दिमाग में इसकी इमेज बना के रखनी है, दैट्स इट, हो जाएगा। बस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा। एस्केलमेंथिस, राउंड वॉर्म, ये भी राउंड वॉर्म्स आर फेमस एग्जांपल्स ऑफ एस्केलमेंथिस, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अभी बस आपको बस इतना याद रखना है कहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो रहा है, वहां से ऑनवर्ड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेक्स सेपरेट होने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है यहाँ से। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके वेन डायग्राम बना रखे हैं, तो थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। और एग्जाम्पल्स इसके देखें, एस्केरीज और वुचेरेरिया। ठीक है, वुचेरेरिया। ओके, अब जब जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी है, पहले देखो बिल्कुल कैविटी नहीं थी, फिर सूडो कैविटी बनी, अब ट्रू कैविटी, यहाँ पे भी एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आएगा हमारा एनेलिडा। एनेलिडा की खास बात क्या होती है, इनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब यहाँ पे जैसे आप इमेजिन करना चाहो अर्थवॉर्म, आप अर्थवॉर्म को इमेजिन कर सकते हो, उनकी पूरी बॉडी ऐसे लगता है ना, लाइन 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 बनी हुई है, उसे सेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है। इसके फेमस स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से हैं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया से ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन संभालता है, राइट। ओके, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब ये पूरा आपका क्लास है इंसेक्ट का, ठीक है, कीड़े मकोड़ों का। इसमें आर्थ्रोपोडा को आप डायरेक्टली इंसेक्ट्स ही याद कर सकते हो। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, इनकी खास बात क्या है, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना होता है। अब आप कमेंट करके बताओ, काइटिन हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था, किसी का सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट था, किसका था, उस पर भी हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में, राइट। सो यू डोंट हैव टू गूगल इट आउट, यू हैव टू रिमेंबर, या तो रिविजन नोट्स अपने खोल लो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि काइटिन किसका सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्स या तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीशन के काम आते हैं। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, मतलब एक हार्ट होता है जो मतलब डायरेक्टली आपका ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, लेकिन इनमें कोई आर्टरीज, कोई वेन्स टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्टली पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड फेंक देता है, राइट। ठीक है, इंसेक्ट्स, आप कॉकरोच वगैरह इसमें इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद मोलस्का। मोलस्का जैसे ही आता है ऑक्टोपस इमेजिन कर लो, इनके पास शेल्स भी होते हैं। ठीक है, खासकर मरीन एनिमल्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू आपका मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, इसमें एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम का बना होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल स्टारफिश, सी क्यूकुम्बर, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन आपके गिल्स से होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, ओके, उसके बाद आते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड होता है, इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्लासेस आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वर्टेब्रेटा, जिसमें हमारे 5 सुपर इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ये क्लासेस। स्पाइसेस मतलब आपकी फिश, जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के, और यहां से आपका क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मस भी कहा जाता है। पोइकिलोथर्मस मतलब जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिशेज आर दी एग्जाम्पल। उसके बाद अभी तक सब कुछ मरीन चल रहा था, देखा, मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हमने अर्थ के ऊपर भी देख लिया, लैंड के ऊपर भी देख लिया, बट अब धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं। एम्फीबिया
दोनों लैंड और वाटर पे रह सकते हैं, ठीक है। इसमें खास बात क्या होती है, क्लोका। क्लोका क्या होता है, एक बॉडी कैविटी होती है जिसमें आपका डाइजेशन वाला खाना, आपका यूरिन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सब कुछ एक ही कैविटी में आपका सब कुछ भर रहा होता है। और ये इसका रेस्पिरेशन का स्टाइल बहुत स्वैग वाला होता है। ये गिल्स के साथ भी रिस्पायर कर सकते हैं, लंग्स से भी सांस ले सकते हैं, स्किन से भी सांस ले सकते हैं, है ना। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अपना बॉडी टेम्परेचर ये खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर अब टोटली लैंड पे, मतलब थोड़े से वाटर और बाकी पूरे लैंड पे रहने वाले रेप्टाइल्स। इनकी खास बात क्या होती है कि इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। आप जैसे स्नेक को इमेजिन कर सकते हो, है ना। इनका मोशन कैसा होता है, क्रॉलिंग मोशन होता है, उसी के हिसाब से इनका रेप्टाइल्स नाम पड़ा है। इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, विद एन एक्सेप्शन कि क्रोकोडाइल के 4, इसमें जितनी चीजें लिखी है ना सारी आपको घोट के पी जानी है, राइट। सब में से क्वेश्चन आ रखा है। क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और यहाँ से आपका पोइकिलोथर्मस लास्ट है। बस ये कोल्ड ब्लडेड है, इसके बाद के सारे आपके वार्म ब्लडेड होंगे, जैसे एव्स। एव्स का मतलब बर्ड्स, ठीक है। अब इसकी स्पेशल बात क्या है कि इसके जो 4 लिम्स हैं वो फेदर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से वार्म ब्लडेड शुरू होगा। इनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब जो एग्स ले करते हैं, एग्स में से उनके बच्चे निकलते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारे जैसे मैमल्स। इनकी खास बात क्या होती है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरी खास बात, ये इनकी हेयरी स्किन भी होती है। हेयरी स्किन जैसे ह्यूमंस में तो आपको इतना नहीं दिखता, बट गोरिल्ला, मंकी वगैरह इन सबको आप देख सकते हो, उनकी तो कितनी ज़्यादा हेवी फरिंग वगैरह होती है ना। तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। बाकी ये भी वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस होते हैं, खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे भी 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, और हम विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब मदर डायरेक्टली चाइल्ड को, या तो आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। हम लोग एग ले नहीं करते, ठीक है। आप में से कोई एग में से जन्मा है क्या, है ना। हम सब मदर से ही डायरेक्ट जन्म लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डॉल्फिन। डॉल्फिन लिखा है क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका एव्स में या तो पाइसेस में आ जाएगा, बट नो, इट कम्स अंडर मैमल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ये आपके, अगर आपने ये पूरा चार्ट पढ़ लिया ना, दैट मीन्स आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। अब व्हेन इट कम्स टू आपके एनिमल किंगडम, किस तरीके से इसको पढ़ना है, मैं आपको बस ये मटेरियल आई वांटेड टू गिव इट टू यू, ये मैंने ही नोट्स बनाए हैं अपने, तो दैट यू कैन सी। जैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एम्ब्रियोनिक लेयर, सेपरेट सेक्स, स्पेशलाइज सेल्स, बॉडी की कैविटी, ब्लड, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको लिखो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सेल्यूलर है। सिलेंट्रिटा और टीनोफोरा में आपका टिश्यू सिस्टम है ना। यहाँ पे आपका प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल का है, और फिर यहाँ से एस्केलमेंथिस से ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर लिख लो कि पहले 3 डिप्लोब्लास्टिक, बाद में सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सेपरेट सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, और अब यहाँ से सारे सेपरेट सेक्सेस हैं, ठीक है। सारे स्पेशलाइज सेल्स में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से ना दिख रहा हो तो आप PDF में देख लेना, या तो टेलीग्राम में भी ये फोटो मैंने दिया है। डिफेंस मेनिया सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी मैंने ये फोटो दी है। दिस इज डैम सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, याद रहेगा। और जितने शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज किए हैं उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख दिया है, तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, विजिबिलिटी बेहतर रहेगी हमारे लिए। ऑल राइट, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट इन प्लेटीहेलमिन्थिस आर स्पेशलाइज्ड इन, अभी हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थिस में जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो प्रेशर का रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट,
लिविंग फॉसिल कौन सा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ. व्हेन इट कम्स टू एनिमल किंगडम, लिमुलस इज योर लिविंग फॉसिल. और अगर ट्री के बारे में या तो प्लांट किंगडम में पूछते हैं कि लिविंग फॉसिल कौन सा है, तो इट इज जिंको बिलोबा. दोनों में से कुछ भी पूछते हैं तो आपका सही आंसर होना चाहिए लिविंग फॉसिल. ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. यू कैन मेमोराइज दिस. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स. ये तो बात सही है, एक्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको बताया क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, बाकी सारे रेप्टाइल्स के 3 होते हैं. दिस वॉज एक्सेप्शन, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब पूरा का पूरा चार्ट हमें दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा. जैसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इसमें से हमें फाइलम, मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से हमें फाइलम बताना है. प्लेटिहेल्मिन्थस है, आर्थ्रोपोडा है, तीनोपोरा है या मोलस्का है. ठीक है, ओके. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ओके, ये मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल. ओके, डिप्लोब्लास्टिक है विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई गेस यहीं पे आपका फिल्टर आउट हो जाता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है? सिर्फ 2 ही का तो है. किसका था? मैंने आपको बोला था सी टीनोफोरा एंड नीडोफोरा, मतलब टीनोफोरा एंड नीडोफोरा, ये 2 ही सी वाले थे, वो ही टिश्यू लेवल के हैं. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सबको देखूं तो एक ही सी वाला प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा, है ना. बट फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है. ठीक है, एक तो ये बात सारी मैच कर रही है, मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक भी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स. मैंने बताया था ना, कॉम्ब वाले स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. फिर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर, रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल मीन्स. यहाँ पे मैंने ना, अच्छा ये बात आपने ऑब्जर्व करी, यहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है कि आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे एसेक्सुअल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल. और यहाँ पे देखो मैंने टीनोफोरा में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ. ठीक है, यहाँ पे ओवी मतलब ओवी पेरस, और लास्ट में ये वीवी पेरस. तो हर एक डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, जो एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर में बड़े बड़े चैप्टर्स में कन्वर्ट किया है ना, वो मैंने एक सिंगल स्लाइड में, सिंगल पेज में ले लिया. यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई होती है. शॉर्ट टेस्ट, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा कि ज्यादा नहीं पढ़ना है. दिस इज द वे. ठीक है, ओके. तो इसका आई गेस आंसर आपको मिल चुका है. दिस इज टीनोफोरा. फर्स्ट वाला पढ़ के ही आंसर आ गया था. ठीक है, इससे आपको क्रॉस चेक करना था. ठीक है, तो इसी तरीके से है ना, मतलब मैंने प्रॉपर आपको यहां से पढ़ा है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप है ना टॉपिक वाइज हर चीज ये कोर्स में चेकआउट कर सकते हो. इफ यू डू नॉट हैव नोट्स विद यू तो यहाँ वहाँ नहीं भटको. अगर यू आर फॉलोइंग समवन, आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी सोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का रिवीजन देख सकते हो कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, आई एम एबल टू सॉल्व दैट. बट अगर नहीं है तो हाईली रेकमेंड मैं कर रही हूँ भाई कि जो भी सब्जेक्ट हम उतारे हैं तो उसका टॉपिक वाइज यहाँ पे पहले पढ़ लो. आपको रैपिड रिवीजन की बुकलेट भी दी हुई है मैंने, वो आप रिवाइज कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो. फिर अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दीज आर रैपिड रिवीजन बुक्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, चलो वो ये डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप पे है, आप उसको ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. अब देखो, ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से हमें मैच करना है. ओके, देखते हैं. कॉकरोच, कॉकरोच से हमें क्या समझना है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था, मैंने बोला था मालफीजियन ट्यूब है, तो कॉकरोच का तो 2 हो जाएगा, है ना. याद आ रहा है, मालफीजियन ट्यूबुल्स या मालफीजियन ट्यूब बोला था मैंने, तो ए का आंसर तो 2 आ जाएगा. तो हमें एलिमिनेट करना है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ए का 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ओके, तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. दिस इज एलिमिनेशन. ठीक है, ओके. अब हमने डायरेक्टली पढ़ा था अर्थवॉर्म के बारे में. अर्थवॉर्म मतलब ये एनिलिडा, बताया था ना मैंने आपको, सेगमेंटेड बॉडी का एग्जांपल देते हुए बताया था. एनिलिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रीडिया, ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद आ रहा है, नेफ्रीडिया.
ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 कहाँ दिख रहा है, ये आपका ऑटोमेटिकली ये आंसर हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन इस तरीके से होता है। बाकी चीज मैं बता दूं, अगर आपको, मुझे पता है कैटफिश आपको नहीं पता, आपको बेलेनोग्लॉसस भी नहीं पता, वो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो फ्लैटवर्म तो हमें पता था, फ्लैटवर्म किस में आता है, एस्केलमेंथिस में आता है, फ्लैटवर्म एस्केलमेंथिस में आता है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, वो तो हमें पता ही है, प्रोबोसिस ग्लैंड इसका आंसर है ना, प्रोबोसिस ग्लैंड, सॉरी फ्लेम सेल्स उसका आंसर है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड तो आपका हेमिकॉर्डेटा में आता था, और हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल अब हमें पता चल गया क्या होगा, बेलेनोग्लॉसस हो जाएगा। और कैटफिश इज व्हाट, कैटफिश आपकी किडनीज, उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, मतलब स्पेशलाइज सेल्स ही हैं यहाँ पे। ओके, ये भाई वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, मतलब जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आप में, क्योंकि ये क्वेश्चन आई गारंटी यू आप पहले नहीं सॉल्व कर पाते थे, आई गारंटी यू दैट। अब सॉल्व करके बताओ आप, राइट। आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर को फाइलम से मैच करना है। कोनोसाइट सबसे पहले देखा था, कहाँ देखा था, पोरीफेरा में देखा था। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 आंसर का है, सिर्फ यहाँ ऑटोमेटिकली डायरेक्टली फर्स्ट वाला सही हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन से, कोई बात नहीं, हम बिना इसको देखे हुए सॉल्व करेंगे। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट हमने कहाँ देखा था, नीमेटोसाइट एग्जाम्पल था ना, टिश्यू लेवल, सेकेंड जो हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे क्या था, नीडोब्लास्ट का क्या था, सिलेंट्रीटा। हाँ, मुझे कब से सिलेंट्रीटा नाम ही याद नहीं आ रहा था, सी में कर रही थी बट सिलेंट्रीटा याद नहीं आ रहा था। ओके, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स तो अभी अभी हमने देखा, फ्लेम सेल्स किस में आता है, हमारा प्लेटीहेलमिन्थस में आता है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हमारा किस में आएगा, एनेलिडा में आ जाएगा, है ना, एनेलिडिया। और कॉम्ब प्लेट्स वी बेटर नो, टीनोफोरा में आता है। ठीक है, टीनोफोरा में आता है, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस भी था। इस तरीके से देखो, बार बार चीजों को कनेक्ट करते हुए चलोगे ना, जैसे यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पूछा भी नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, ताकि आपके दिमाग से निकल ना जाए, है ना। मैंने कल ही एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था अबाउट फॉरगेटिंग। एक फॉरगेटिंग कर्व नाम की चीज नहीं मार्केट में निकली है, फॉरगेटिंग कर्व। इसके बारे में मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी साइंटिफिक वीडियो थी। वो कह रहे थे कि आप एक बार जो पढ़ते हैं ना, उसमें से 15% ही आपका रिटेन हो पाता है, बाकी की चीज़ें आपको लगता है कि याद है, बट यू डोंट टेंड टू रिमेंबर दैट। और जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, आप चीज़ों को भूलते जाते हो, भूलते जाते हो। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपने फ़ोन में से कोई फोटो डिलीट करते हो ना, डिलीट करते हो, तो बाद में 29 या 30 डेज बाद वो ऑटो फिर जो आपका ट्रैश बॉक्स है उससे भी निकल जाती है। तो सेम हैपन्स विद योर ब्रेन ऑल्सो। तो आपको बार बार उसको रिसाइकल करने की, रिमेंबर करने की जरूरत होती है। तो भाई रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एपिथेलियल टिश्यू और उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू से रिलेटेड बात हमसे पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं बताऊँ सारे सही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके, डायरेक्टली उसके लिए है। सबसे पहले आपका सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस आपके हर जगह पे होगा, जैसे जहाँ पे एक्सचेंज होगा ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए, उसके लिए मस्त है ये सिंपल स्क्वैमस। तो इसीलिए सारे ब्लड वेसल्स और लंग्स में आपका सिंपल स्क्वैमस होता है। ठीक है, दूसरा आता है सिलिएटेड कॉलमनार। ये कैसे होते हैं, रेक्टेंगल सेल्स होते हैं, इसके ऊपर बाल होते हैं, सीलिया टाइप्स। अब ये बाल कहाँ पे चाहिए होंगे, जहां पे किसी चीज का मोशन होगा। ठीक है, उसी के मोशन को फैसिलिटेट करने के लिए ही बाल होंगे। अब कौन सी चीज जगह पे हमें मोशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रैकिया में, ताकि हम उस बाल में जो फॉरेन पार्टिकल्स, ट्रैकिया कहाँ पे होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही होते हैं ना। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आप सांस लेते वक्त अंदर चले जाते हो, उसे ट्रैप करने के लिए आपका ट्रेकिया होता है ना, या तो म्यूकस आता है आपका, जैसे मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, तो जो म्यूकस डेवलप होता है उसको मूवमेंट देने के लिए आपका ट्रैकिया होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका सिलिएटेड कॉलमनार होगा। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, वहां पे भी म्यूकस के लिए बहुत वो मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी आपका सीलिया आता है। बाकी यूट्रस में, यूट्रस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो एग होता है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, उसको ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, उसको ट्रांसफर करने के लिए
सीलिया की, हेयर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां लोकेटेड होते हैं। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता। बाकी क्यूबॉइडल कहाँ काम आते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है। कहाँ जरूरत होती है, किडनी में जरूरत होती है। बाकी सिंपल कॉलमनार ये डायरेक्ट रेक्टेंगल टाइप होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टाइप सेल्स मतलब ये ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए केपेबल होते हैं। कहाँ चाहिए होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। तो दिस इज वन टाइप ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल में आपके ये 4 टाइप हो जाएंगे। बाकी मैंने पूरा मटीरियल आपको दे रखा है, पीडीएफ में भी आप चेकआउट कर लेना। ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कार्टिलेज, बोन्स आर योर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में डिटेल लिखी है। आई हैव गिवन यू द डिटेल अबाउट मस्कुलर टिश्यू। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। स्टेटमेंट टाइप, इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि इसकी मूवमेंट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है ना कि आप अपनी दिल की धड़कन को रोक सको या और तेज बढ़ा सको, दैट इज इनवॉलंटरी, ठीक है। आप चाहो तो डाइजेशन को फास्ट के मोशन को फास्ट स्लो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ योर स्केलेटल मसल्स विच आर वॉलंटरी इन नेचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज इसको ध्यान रखना, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। बाकी कनेक्टिव टिश्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माइलिन शीथ कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा बस अटेंशन देके देख लेना, वंस इन अ व्हाइल अ क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने प्लांट किंगडम की तरफ। दिस इज व्हाट योर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन शुरू हो चुका है, और यहाँ पे किंगडम की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, लेट मी करेक्ट इट, प्लांट किंगडम, राइट, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं पहले भी, फिर भी फटाफट देखते हैं। क्या देखना है, 2 हिस्सों में पहले तो प्लांट किंगडम को कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग को क्रिप्टोगेमस कह सकते हो और फ्लावरिंग को फेनेरोगेमस कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीड्स होते हैं। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो जिनके पास सीड्स होते हैं दे आर फेनेरोगेमस, और जिनके पास सीड नहीं होते दे आर क्रिप्टोगेमस। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है, दिस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट इशू आपका, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्रिप्टोगेमस पे आते हैं, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, इसमें क्लैरिटी लाते हैं। एक तो डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होगी, मतलब मुंह हाथ पैर सब कुछ फ्यूज हुआ होगा, इसमें ये कह सकते हो सब कुछ फ्यूज्ड है ना। और यहाँ पे एकदम इसके नैन नक्श, वाह क्या वर्ड मिला है मुझे, नैन नक्श, सॉरी ये अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। 10th वॉज दी लास्ट क्लास जब मैंने हिंदी लिखा था, उसके बाद तो बस ऐसी टूटी फूटी हिंदी चल रही है, बट यू कैन इमेजिन राइट, नैन नक्श जिसके सबसे अलग होते हैं, मतलब पूरी लाइनिंग अच्छे से दिख रही है, दे आर डिफरेंशिएटेड बॉडी, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी किसकी होती है, थैलोफाइटा की। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, फंगी, लाइकिन्स, जिसकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। पिछले क्लास में हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थे, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ओके ओके। डिफरेंशिएटेड बॉडी पे आते हैं जिनके पास वास्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू क्या करता है, मिनरल्स और वाटर। एग्जाम्पल वास्कुलर टिश्यू क्या है, जाइलम जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम जो कि खाना और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बारे में भी देखेंगे अभी आगे, प्लांट टिश्यूज में वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। ब्रायोफाइटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। इसमें मतलब ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है। क्योंकि हम प्रिमिटिव से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होंगी ना भाई, धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होती हैं। तो अभी थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है। यहाँ के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम है। एग्जाम्पल हमारे पास लिवरवॉट, मॉस और स्पेगनम है।
जबकि स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू वाले की बात करें तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पहले टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे उगने वाले प्लांट्स पहले हैं जिनके पास वास्कुलर सिस्टम है। फॉर्न्स और हॉस्टेल इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एडवांस्ड प्लांट्स की बात कर ले जिनके पास फ्लावर्स भी हैं, जिनके पास सीड्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सीड्स जो कि कवर्ड नहीं है। ठीक है, इसको भी हम बहुत आज बहुत सही तरीके से आज इसको हम जान लेंगे। इसके बाद ये जो प्लांट किंगडम सरदर्द है ना वो नहीं होगा। ओके, नेकेड सीड्स, जिसके सीड्स नेकेड है उस पर कोई कवरिंग नहीं है उसको जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट होता है, रूट्स को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स कवर्ड नहीं होते, सीड्स कवर्ड होते हैं उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में भी दो टाइप्स होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, इसमें एक कॉटिलेडन होता है, इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये नॉर्मल प्लांट है, प्लांट किंगडम समझाने से पहले आपको प्लांट दिखा दूं। ये आपके लीव्स हैं, ये आपके फ्लावर्स हैं, है ना। इनके स्पेसिफिक काम जो मतलब टिपिकल काम है ये आप जानते हो, है ना। ये आपका फ्लावर है, ये आपका फ्रूट है, यू बेटर नो दिस। ये आपका स्टेम है, ये आपका रूट है ना। ये सब आप जानते हो। अच्छा, वापस से रिकलेक्ट कर लो, रूट का काम क्या होता है? जमीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एक्सट्रैक्ट करके ऊपर आपका ट्रांसपोर्ट कर दे। उसके अलावा सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है रूट का, कि पूरे प्लांट को स्टेबिलिटी दे। प्लांट वहां पे खड़ा है क्यों? क्योंकि उसके रूट्स फैले हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जब बाहर निकल जाता है तो स्ट्रेंथ कौन देता है? स्टेम देता है, राइट। स्टेम के बदौलत पूरे वहीं से आपके लीव्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, लीव्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का है। ये भी आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस का काम मतलब खाना बनाने का काम। बेसिकली ये कह सकते हो कि ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें वाटर सनलाइट की प्रेजेंस पे ये खाना बनाता है और वो पूरे प्लांट के लिए काम आता है। ठीक है, फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है? फ्रूट बनता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। बट अब देखो, अब आ गया है कलयुग। कलयुग, ठीक है, मतलब ये पहले का जमाना हुआ करता था जब औरत घर पे काम करती थी और मर्द बाहर काम करता था। अब रोल्स मॉडिफाई हो चुके हैं, है ना। मतलब मर्द भी अब घर पे रह के काम कर सकते हैं और औरत भी बाहर जाके काम कर सकती हैं। वी आर मॉडिफाइड। तो अब यहाँ पे भी सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो जाएंगी। जो रूट का टिपिकल काम था ना, कि वो सिर्फ स्ट्रेंथ देना, सिर्फ अंडर रूट मतलब अंडरग्राउंड रह के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना, अब उसका वो काम नहीं रह गया है। उसके अलावा भी कुछ काम है, जैसे अब ये मॉडिफाइड, अब इनको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दे आर नोन एज मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स जैसे टैप रूट। अब जब ये स्टोरेज का काम मतलब कभी भी इसका काम नहीं था ना स्टोरेज का, रूट का काम ही नहीं था स्टोरेज का, बट अब रूट को ये भी करना पड़ रहा है। जैसे आप रेडिश को देख लो, बीट रूट को देख लो, कैरेट को देख लो, दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर रूट्स। ठीक है, दे आर नॉट फ्रूट, दे आर रूट, बट उसने स्टोर कर रखा है खाने को। रेडिश, बीट रूट, कैरेट, ये सब खाना ही है, उनके लिए स्टोरेज फॉर्म ही है जिसको हम लोग खा जाते हैं। बट दीज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट्स जो कि स्टोरेज को काम आते हैं। ठीक है, सेम एडवेंटिशियस रूट्स में क्या? एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? देखो मैं एक बात बताती हूँ, जो रूट होता है ना वो स्टार्ट कहाँ से होता है? रेडिकल से। अब ये रेडिकल क्या होता है? कोई भी एक सीड को आप देख लो, जिस पॉइंट से आपका रूट निकलता है उस पॉइंट को आप रेडिकल बोलते हो। ठीक है, और अगर रेडिकल से रूट नहीं निकलता, रेडिकल के अलावा कोई भी पार्ट से निकलता है, तो उस रूट को एडवेंटिशियस रूट बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एडवेंटिशियस रूट वो होता है जो कि रेडिकल से, सीड के रेडिकल से नहीं निकलता। ठीक है, सीड में जिस पॉइंट से रूट निकलता है उसको रेडिकल बोला जाता है। लेकिन अगर आपका रूट रेडिकल से नहीं निकला है, कहीं और से निकला है, तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। ठीक है, और वहां पे जो स्टोरेज होते हैं उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, मतलब एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जब रूट काम करता है उसको बोला जाता है प्रॉप रूट। एग्जाम्पल बनियन ट्री, ऊपर से रूट लटकते हैं ना, दे आर नॉट अंडरग्राउंड। जो बाहर लटकते हैं जिसपे हम झूला झूलते हैं, दे आर नोन एज प्रॉप रूट्स। ठीक है, वो प्रॉपर रूट की डेफिनेशन में नहीं आते, बट कलयुग की वजह से दे आर मॉडिफाइड। ठीक है, स्टिल्ट रूट जैसे पांडानूस में देखा है, क्लाइंबिंग रूट्स जैसे हमने बीटल में देखा है। ठीक है, कुछ में सकिंग रूट्स भी होते हैं। सकिंग रूट्स एग्जाम्पल कसकटा, ये सारे पूछे जाते हैं, बस याद रख लेना। रेस्पायरेटरी रूट्स मतलब अब कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो रेस्पायरेशन के लिए अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन वो करने के लिए, उनको निमेटोफोर्स बोला जाता है। इनके बारे में डिटेल क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आई वांटेड टू गिव यू द स्टडी मटेरियल। कुछ फ्लोटिंग रूट्स भी होंगे, कुछ एपिफाइटिक रूट्स भी होंगे। जैसे रूट्स ने अपना काम बढ़ाया है उस तरीके से स्टेम भी अपना काम बढ़ाता है। ठीक है, स्टेम का सिर्फ वही काम नहीं रह गया है, अब वो अगर स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज अंडरग्राउंड स्टोरेज अगर काम करता है उसको राइजोम बोला जाता है जैसे जिंजर, बल्ब बोला जाता है जैसे अनियन, कॉम बोला जाता है जैसे सेफ्रॉन, ट्यूबर बोला जाता है जैसे पोटैटो। दीज ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अलावा क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? स्टेम टेंड्रिल्स, जैसे आपने ग्रेप्स में देखा होगा, आपने ककड़ी के पेड़ वगैरह देखे होंगे, आपने वाटरमेलन देखा होगा, है ना, किस तरीके से स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं ताकि वो अपना चढ़ पाए, है ना, ऊपर चढ़ पाए। तो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ओके, बाकी थॉर्न इज ऑल्सो एग्जाम्पल। थॉर्न मतलब कांटे बन जाना। दिस इज फॉर व्हाट? अगर कोई एनिमल आके प्लांट को खा जाता है तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है? कांटे उसमें लगा के। दीज कांटे आर नथिंग बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कभी कभी स्टेम, कभी कभी लीव्स। ठीक है, इस तरीके से फाइलोक्लैड्स होता है, क्लेडोड्स होता है, बल्बिल, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विद देयर वर्क। ये आपका पूरा फूल है, फूल का बायोलॉजी हमने यहाँ पे देखा है। पहले ध्यान से सुन लो, कभी कभी एक फ्लावर होता है ना, उसमें एक ही फ्लावर में आपका मेल पार्ट एंड फीमेल ऑर्गन्स एक साथ होते हैं, और कभी कभी फ्लावर्स अलग होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। ठीक है, बोथ कैन हैपन। इस फ्लावर में आपका मेल फीमेल दोनों एक साथ है। ठीक है, पहले सिर्फ रोल जान लो, फिर आई विल टेल यू कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे पॉलिनेशन वर्क करता है। ठीक है, पहले ये चीज़ जान लो। होता ये है कि सबसे पहले ये जो मेल पार्ट है उसको स्टेमेन बोला जाता है, जिसको एंथर और फिलामेंट उसके पार्ट है। होते कैसे हैं ये इसका फिलामेंट है एंथर को सपोर्ट करने के लिए। एंथर पे लगे होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर दी मेन आपका जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल। ये पोलन ग्रेन्स जाते हैं कहाँ पे? फीमेल ऑर्गन्स में। फीमेल ऑर्गन्स जिसका पार्ट है आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको पिस्टिल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? स्टिग्मा में ये चिपकते हैं और फिर अंदर ओवरी तक चले जाते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, उसको वो फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज होके क्या बनता है? एक पूरा फ्रूट बनता है। क्या बनता है? फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन या तो पॉलिनेशन होने के बाद। अभी इसका रोल समझ लेते हैं, बाकी आगे समझेंगे। सबसे पहले कोरोला बता दो। कोरोला, इसको पेटल्स भी यानी कि पंखुड़ी बोला जाता है। पंखुड़ी मतलब कोरोला या पेटल्स। इनका काम क्या होता है? पॉलन्स को अट्रैक्ट करना। ये कलरफुल इतने क्यों होते हैं, उनमें इतनी सुगंध क्यों होती है? बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, कि यहाँ पे आओ और मुझे पॉलिनेट करो। ठीक है, ओके। इसके अलावा पिस्टिल इज व्हाट? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। What is that? Female reproductive organ. Stamen is what? आपका मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब पॉलेंस। इसको क्या बोला जाता है? पॉलेंस बोला जाता है। आपको जो भी डाउट हो ना, आप फील फ्री करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल आंसर टू यू एज सून एज पॉसिबल। डाउट क्लियर होना चाहिए,
वरना नेगेटिव मार्किंग होना पक्का है ना। नेगेटिव मार्किंग कब होती है? जब हमने कुछ पढ़ा होता है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा होता है ना। पढ़ा ही नहीं होता तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा। नेगेटिव मार्किंग वहीं होगी अगर आपने उसे पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आई डोंट वांट कि नेगेटिव मार्किंग हो। इससे अच्छा जो भी डाउट है डायरेक्टली पूछ लो, आई विल आंसर टू यू, ठीक है। ओके, कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके पूरे प्लांट फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। बात सही है? चलो आगे समझते हैं इस बात को। जैसे हमें ह्यूमन की बात समझ में आती है ना, हम ह्यूमन है, हमें अपना प्रोसेस पता है। बॉय अपना, या तो मैन कह सकते हो, मैन अपना, अच्छा हर चीज़ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मैन अपना स्पर्म डोनेट करता है। स्पर्म जाता है आपके फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में आपका होता है फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए आपका जो बेबी होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होता है। द सेम थिंग हैपन्स विद द फ्लावर्स ऑल्सो। जैसे जो कि मेल फ्लावर है यहाँ पे, उसमें एंथर होता है ना, एंथर पे पोलन ग्रेन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस के पास ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है कि मैन फीमेल के पास जा सकता है, फीमेल मैन के पास जा सकता है, और ये डायरेक्ट स्पर्म का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ओके, ये डायरेक्ट इंटीमेसी के दौरान ये स्पर्म का ट्रांसफ़र हो सकता है। बट अब फ्लावर्स तो प्लांट्स पे लगे हैं और प्लांट्स तो हिलते नहीं हैं, मतलब एक जगह पे ही रहते हैं वो जहाँ पे सॉइल में है। तो अब इनके लिए कौन काम करता है? इनके लिए या तो हवा काम करती है या तो इंसेक्ट्स काम करते हैं, है ना, खासकर इनके इंसेक्ट्स काम करते हैं। ये इंसेक्ट्स अब पोलन ग्रेन्स को उठाकर फीमेल बॉडी के पास, अब फीमेल बॉडी के पास वो क्यों जाएंगे? अट्रैक्ट किया है किसने? पेटल्स ने, कलरफुल हैं इतने, अब इतने खुशबूदार हैं, तो इंसेक्ट्स इनके थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट। अब आप ये भी सोच सकते हो, आप कहोगे कि ये बहुत स्टीरियोटिपिकल बात है, बट येस, फीमेल भी यहाँ पे ज़्यादा तैयार, मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा तैयार होता है? फीमेल ही तैयार होती हैं, मेकअप वगैरह, अच्छा परफ्यूम, अच्छा मतलब क्या होते हैं, कैरिंग स्टाइल उसका, उसमें फीमेल का ही होता है, इसमें भी फीमेल का ही होता है। अच्छा परफ्यूम, अच्छा अट्रैक्ट करने का वो, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पिस्टिल वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो पोलन ग्रेन्स छोड़ देते हैं। पोलन ग्रेन्स छोड़ने के बाद ये अंदर जाता है, यहाँ पे एग्स, जिसको ओव्यूल्स भी बोला जाता है, यहाँ जाके वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रूट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये आपकी ओवरी है जो ऐसे बड़ी हो गई है, ये आपके सीड्स हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं। तो बेसिकली जो फ्रूट आप खाते हो ना, वो फ्लावर का ओवरी होता है ज़्यादातर केस में। बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ होगी यहाँ पे। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि ये जो ओवरी होती है ना, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एग्स थे ना आपके, ये सीड्स होते हैं। बेसिकली दे आर ओनली सीड्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, सीड्स के आसपास अगर कवरिंग होगी, मतलब ओवरी ने सीड्स को कवर कर रखा होगा, तो वो कौन से टाइप के प्लांट्स होंगे? एंजियोस्पर्म्स होंगे। बात समझ में आ रही है? कवर्ड सीड्स। अगर ये सीड्स कवर्ड ना हो तो क्या बोला जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स बोला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इनको ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रू फ्रूट्स। मतलब इसी तरीके से नॉर्मली होना चाहिए कि जो आपके सीड्स हैं, मतलब जो ओव्यूल्स हैं बेसिकली, वो कवर्ड होते हैं ओवरी से, और जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, है ना, और इसी को हम बेसिकली खाते हैं। आप मैंगो का एग्जांपल ले सकते हो। बट कभी कभी ये फ्रूट ओवरी से नहीं बनता, जैसे कि एप्पल का जो हम पोर्शन खाते हैं, आप ये कह सकते हो जो आप फ्रूट खाते हो ना, इसको बायोलॉजी के टर्म में आप कह सकते हो कि आप ओवरी खा रहे हो। जब आप मैंगो खाते हो, मैंगो खाना आप बायोलॉजी की भाषा में कह सकते हो कि आप मैंगो का ओवरी खा रहे हो, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू, तो इसलिए उसे ट्रू फ्रूट बोला जाता है कि ओवरी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फ्रूट। बट व्हेन इट कम्स टू एप्पल, ओवरी का पार्ट नहीं खाते हम, थैलेमस का पार्ट खाते हैं। तो दिस इज नोन एज फॉल्स फ्रूट।
अब इसका स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रू फ्रूट किसे बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे बोलते हैं, बात समझ में आई। दीज आर फ्लैशी फ्रूट्स, मतलब ओवरी का पोर्शन बहुत ज्यादा है। ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स ज्यादा होते हैं, ओवरी का पोर्शन आपका खत्म हो जाता है। दे आर ड्राई फ्रूट्स। बाकी आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में पता चल चुका है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन सीडीएस ऑलरेडी इसको पूछ चुका है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो, ह्यूमन में तो बेबी कब हो सकता है, जब फर्टिलाइजेशन हो, राइट, ओके, फर्टिलाइजेशन हो। बट प्लांट्स के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के, नो फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट डेवलप हो जाए, ठीक है, फ्रूट डेवलप हो जाए। मतलब इसमें कोई जेनेटिक ट्रांसफर नहीं होगा, ना पॉलन्स आएंगे इसको फर्टिलाइज करने के लिए, ये डायरेक्ट ही, मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन को पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स मुझे बताओ आप। बनाना, ठीक है, बनाना इज एन एग्जाम्पल पार्थेनोजेनेसिस का, कि उसमें कोई सीड्स नहीं है क्योंकि उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। बिना फर्टिलाइजेशन के आपका डेवलपमेंट हुआ है फ्रूट का, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मतलब हर बार लगभग देखा ही जाता है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 80 to 90% ये दिखता ही है। तो सारे प्लांट हॉर्मोन्स को एक बार अच्छे से देख लो। जैसे ऑक्सिन, कौन सा प्लांट हार्मोन है और उसका काम क्या है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ओके, ऑक्सिन क्या करता है, सेल एलोंगेशन करता है। जिबरलिंस या गिबरलिंस, कुछ भी कह सकते हो, ये एम्ब्रियो, रूट्स और लीव्स में प्रोड्यूस होता है। काम इसका क्या होता है, बेसिकली फ्लावरिंग करना, एंजाइम को बनाना, फ्रूट को बनाना, ठीक है, जिबरलिंस। ओके, साइटोकाइनिन, इसका काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। इथाइलिन, बहुत बार सीडीएस इसके बारे में पूछ चुका है। इथाइलिन का काम होता है ग्रोथ इनहिबिटर का, ठीक है। ये दो जो आपके हॉर्मोन्स हैं, दे आर ग्रोथ इनहिबिटर। बाकी ये जो हैं, दे आर व्हाट, ग्रोथ प्रमोटर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स एंड दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये रिलीज होता है पके हुए फ्रूट में से, और एब्सिसिक एसिड ये डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर है या ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर में आपका आ जाएगा इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, और प्रमोटर्स में आ जाएगा ऑक्सिन, जिबरलिंस एंड साइटोकिनिन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिबरलिंस, जिनका काम आपका फ्लावरिंग और फ्रूट ग्रोथ करना वगैरह है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन, मैंने आपको बोला था ना, जो मैंने चार्ट बनाया है लगभग सारे क्वेश्चन उससे कवर हो रहे हैं। हमें पहले से ही पता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। ऑलरेडी चार्ट को आप वापस से जाकर देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में कॉमन चीज क्या है। एक तो कॉमन चीज है कि देखो दोनों सीड्स बनाते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड की कवरिंग नहीं है, एंजियोस्पर्म के पास है, ठीक है। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये समझ में आ रही है कि लीव, स्टेम्स और रूट्स ये दोनों के पास है, ठीक है, ये दोनों के पास है। बात समझ में आई, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच of the following plant part elongates directly and leads to the formation of primary roots। अभी मैंने आपको बताया था ये सीड होता है, ठीक है, और जहाँ से आपका रूट निकलता है ना, उसको रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिकल। तो रेडिकल इज द पॉइंट जहाँ से आपके रूट हेयर्स निकलने शुरू होते हैं, ठीक है। और अगर रेडिकल से वो रूट्स नहीं निकलते तो उनको क्या बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है, अगर वो रेडिकल से नहीं निकलते, ठीक है। बाकी आप न्यूमेटोफोर्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ओके।
सिंपल नहीं लग रहा क्वेश्चन? एक और बार रिवाइज करोगे ना, यू विल बी लाइक कि यार क्यों ही इतना भाव दे रहे थे प्लांट किंगडम एनुअल। अब जो रिपीटर्स, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए तो लॉटरी लग गई कि भाई अब पहली बार एग्जाम देने जाएंगे और ये क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आएंगे। बट रिपीटर्स को बहुत बड़ा लॉस दिख रहा होगा कि पिछली बार ये सारे क्वेश्चंस छोड़ क्यों दिए थे। दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, प्राइमरी रूट्स और उनके ब्रांचेस किस में होते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है। देखो टैप रूट क्या होता है ना, कि एक रूट निकलता है, उसमें से आपके सब रूट्स निकलने लगते हैं, ऐसे सिस्टम को आप टैप रूट कहते हो। और फाइब्रस रूट में क्या होता है, ज्यादातर फाइब्रस रूट में एक जगह से आपके सारे सारे ऐसे बुश टाइप रूट्स निकलने लगते हैं, दीज आर फाइब्रस। ठीक है, तो प्राइमरी रूट और उसमें से ब्रांच निकलने वाले सिस्टम को क्या बोल देंगे आप? टैप रूट बोल दोगे। बात समझ में आ रही है? गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइब्रस रूट आपका कहाँ के देखने में मिलता है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बता देती हूँ। मोनोकॉट्स में ज्यादातर आपको फाइब्रस रूट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर। और टैप रूट्स में ज्यादातर आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी ये देखो, अब आपको सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे। स्टेम टेंड्रिल्स, ये एग्जांपल जो मैं आपको कह रही थी ना, एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल याद रखना। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से। स्टेम के टेंड्रिल कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, याद आ रहा है, मॉडिफाइड, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आपका स्टेम। क्यूकुम्बर में होता है, ग्रेप्स में भी होता है, पंपकिन में भी होता है, इन सब में स्टेम टेंड्रिल्स। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर वो पेपर में आ जाते हैं तो आपको गलत नहीं होगा। वाटरमेलन्स में भी आपको देखने को मिलेगा, राइट, स्टेम का टेंड्रिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पढ़ा था? न्यूमेटोफोर्स आर जनरली रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं मतलब ऑन दी ग्राउंड आ जाते हैं, ऑन दी ग्राउंड। इसके लिए एक और टर्म आप याद रख सकते हो, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, सीडीएस हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है, जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? डाउन साइड। रूट्स भी कहाँ जाते हैं? डाउन साइड। बट न्यूमेटोफोर्स अपसाइड ग्रो होते हैं, ठीक है, लाइक दे राइज आउट ऑफ ग्राउंड, तो उनको नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोला जाता है। ओके, न्यूमेटोफोर्स ये कहाँ होते हैं? बेसिकली आपके मार्शी और सेलाइन लेक में ही होते हैं, अच्छे से रेस्पायर करने के लिए बाहर निकलते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स बेसिकली न्यूमेटोफोर्स को बोला जाता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, येट अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, which of the following is a modified stem for protection of plant from browsing animals? अभी मैंने आपको बताया था कलयुग है, मॉडिफाइड स्टेम। अब स्टेम को प्रोटेक्ट करना है खुद को, प्लांट एनिमल्स आके प्लांट्स को खा जाते हैं, तो खुद का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? कांटे बनाकर, ताकि कांटे अगर एनिमल्स को लगेंगे तो वो प्लांट्स को नहीं खाएंगे। दे डेवलप देमसेल्व्स इनटू थॉर्न्स, इनटू कांटे, सो दैट एनिमल्स कुड नॉट ईट दैट। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा आपका? रोज इज वेरी गुड एग्जाम्पल, कि कांटे लगे होते हैं, वो कांटे तो भाई हमें भी, एनिमल्स अलग बात है, सोशल एनिमल्स को भी वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, कि हम कभी कभी रोज तोड़ने जाते हैं बट हमारे हाथ में कांटा लग जाता है तो हम तोड़ते नहीं हैं, तो दे हैव सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड देम, तो वो थॉर्न्स कहा जाता है ना। Okay, next question, which one of the following structure is not associated with gynoecium? Gynoecium is nothing but आपका female reproductive organ, ठीक है, gynoecium क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे वापस से फूल को देख लिया जाए, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा बताओ? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका पॉलन, पॉलन किस पे लगा होता है? एंथर, एंथर किस पे टिका होता है? आपके यहाँ पे फिलामेंट पे, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ये आपका स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, ये सारा आपका गाइनोशियम है, ठीक है, मतलब ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों आपका गाइनोशियम है। फीमेल फिलामेंट इज दी पार्ट ऑफ, फिलामेंट पे लगे होते हैं एंथर, और एंथर पे लगे होते हैं पॉलन्स, ठीक है, जो बेसिकली ट्रांसफर होकर ये स्पर्म्स की तरह काम करते हैं। आप इसको ये भी आप है ना, फूलों की लैंग्वेज में स्पर्म्स किसको बोलते हो? पॉलन्स को बोलते हो, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्लांट
टिश्यूज शुरू हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन और भी ज़्यादा आएंगे। ओके, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ। अब गर्थ क्या होता है? चौड़ाई एक्सपांड करने में आपका कौन सा यूज होता है? सबसे पहले तो ये देख लो कि कितने टाइप के आपके मेरिस्टेम होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक तो एपिकल किस टाइप के, कहाँ पे काम आता है? आपके स्टेम को अलोंगेट कर, आपके एपिकल कहाँ होंगे? स्टेम पे होंगे और रूट्स पे होंगे। बेसिकली लंबाई बढ़ाने के लिए, रूट्स की लंबाई भी बढ़ाने के लिए, स्टेम की लंबाई भी बढ़ाने के लिए आपका एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके लिए होता है? मतलब ये इंटरनल लंबाई बढ़ाने के लिए काम आता है। और लैटरल मेरिस्टेम आपका गर्थ, चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम नाम से भी पता चल रहा है, लैटरल ग्रोथ कराता है, ये साइडवेज ग्रोथ कराता है, तो इसकी गर्थ, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी, है ना। ओके, तो प्लांट टिश्यूज को थोड़ा सा अच्छे से देख लो। ये बहुत सुंदर टेबल मैंने आपको दे रखा है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर आपका कोर्स ओनली। ठीक है, कोर्स में भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है, तो कोर्स वाले बच्चे बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम्स और रूट्स के लिए, लैटरल मेरिस्टेम विड्थ के लिए, इंटरगैलरी आपकी इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए। फिर आते हैं परमानेंट टिश्यू जो एक्चुअली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, है ना, वो अदर चीजों के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपके। आप ये भी कह सकते हो कि आप जब बचपन में होते हो ना, तब आप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आप चौड़े होते हो। फिर जैसे ही आप 20s में और 30s में एंटर होते हो तो बस परमानेंट टिश्यू बन जाते हो। मतलब अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी खुद की प्रोटेक्शन करना, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन करना, उनको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, बस यही काम है। खुद से इस तरीके से स्टोरीज रिलेट किया करो। और ये कब हो पाएगा पता है? जब आप इनफ अटेंशन दोगे ना, दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा, लाइट माइंडेड हो और सब्जेक्ट्स को अटेंशन दे रहे हो ना, तब इस तरीके की स्टोरी दिमाग में आती है और ये याद रखने में हेल्प होगा। अदरवाइज इफ यू आर इन हरी एंड कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट ही नहीं पसंद, मुझे आता ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, इस तरीके से यार यू कैन नॉट फोर्स अ सब्जेक्ट। उसको आराम से टाइम दो, समझ आएगा, है ना। तो ये जो सोच है ना मेरी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब हमारा बचपन, जब एक्चुअली ग्रोथ होती है। अब तो बस यार मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है फैमिली को, तो ये सारे थॉट्स आप आराम से बैठकर ही ला सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, अभी तो मैं हूं तो आपको ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दूंगी, बात का आप देख लेना। सिंपल टिश्यूज बेसिकली आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होती हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा आपका एयर स्पेस भरने के लिए होता है, कोलेनकाइमा इसमें आपकी लिग्निन वगैरह मटेरियल होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और स्क्लेरेन्काइमा तो बेसिकली आपका डेड सेल्स से बना है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। और बाकी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आपके जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह काम करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, जो पूछा गया है इनफैक्ट, वो ये पूछा गया है कि जाइलम जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो नीचे रूट से लेके पानी वो स्टेम तक, लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, वो ऊपर से नीचे वर्क नहीं करता। बट व्हेन इट कम्स टू फ्लोएम, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों जाता है। दिस इज बाई डायरेक्शनल या डाई डायरेक्शनल, आप दोनों कह सकते हो। और ये क्वेश्चन सीडीएस पूछ चुका है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? प्लांट टिश्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब देखो हमारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हमें क्वेश्चन कितने सिंपल लगते हैं। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? रूट के बाद, हर जगह, हर रूट में होते हैं, चाहे वो रेडिकल की बात हो, टैप रूट की बात हो, एडवेंटिशियस, इफ इट इज रूट, आपके एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ताकि ग्रोथ हो सके। ओके, उसके अलावा अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड showed the presence of हेमीसेल्यूलस एंड पेक्टिन। वो टिश्यू कौन सा होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे मतलब पिगमेंट्स होते हैं, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। राइट, दिस इज कोलेनकाइमा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट
लिग्निन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, मतलब लिग्निन कहाँ होता है आपके, लिग्निन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर जाइलम, ठीक है। लिग्निन कहाँ मिलेगा आपको, जाइलम में मिल जाएगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने में हेल्प होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत लंबी पड़ जाएगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बट अभी जो फैक्ट्स बता रही हूँ वो बस याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट सेल वॉल इज नोन एज, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें पूरा सेल श्रिंक कर जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो सारा चक्कर है यहाँ पे किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, सारा चक्कर किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे अब जाने की हम कोशिश, जैसे सेल के अंदर और सेल के बाहर अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है तो नॉर्मल सेल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द मोमेंट सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब क्या होगा बताओ, अब होगा ये कि सेल बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होके बाहर जाने की कोशिश करेगा कि बाहर वाले सॉल्यूशन का भी, अब ये मतलब ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम में, मतलब अगर बाहर भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है अंदर भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो दिक्कत होगी, है ना। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसके अंदर आत्मा आएगी कि मैं जाके उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करता हूँ, तो वो सेल फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कब होता है, जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसके अंदर आत्मा आती है कि मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तब क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ओके, क्योंकि बाहर का आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके। समझ में आ रही है बात, तो दिस इज नथिंग बट आपका प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, ओके। नेक्स्ट, फिनोमिनन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन, अभी अभी हमने पढ़ा प्लाज्मोलिसिस कब होगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम उसको रख देंगे, कहाँ रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे। आई डोंट नो व्हाई ये दोनों सेम हो गए हैं, सो सॉरी, बट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑस्मोसिस के हिसाब से चलता है, ऑस्मोसिस के हिसाब से। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ओके। पहले ये देख लेते हैं, सेल स्वेल कब होगा, इसका यही मतलब है कि लाइसिस कब होगा, सेल स्वेल कब हो रहा था अंदर, कब, जब पानी कब जा रहा था, जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम था और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब जाके सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब स्टोमेटा से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स पे होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का काम होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का काम होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जब ही भी प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है, जब भी प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है तो यहाँ से ये पानी को वेपर में कन्वर्ट करके ऐसे उड़ा देता है ताकि उसका वाटर लेवल मेंटेन्ड हो, ठीक है। ये काम कौन करता है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, और उसको थोड़ा जूम करके देखो ना तो इस तरीके से आपके स्टोमेटा दिखते हैं, ठीक है। जब पानी आपका बहुत ज्यादा हो तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है, मतलब स्टोमेटा के ये गार्ड सेल्स हैं जो ओपन हो जाते हैं, और जब पानी कम होता है प्लांट के पास खुद तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं करना चाहता होता है, तो ये अपने गेट्स को क्लोज, मतलब गार्ड सेल्स को क्लोज कर देता है। मतलब ट्रांसपिरेशन का रेगुलेशन कौन करता है, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। बात समझ में आई, ठीक है, गार्ड सेल्स ऑफ योर स्टोमेटा, ओके। बाइडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल कौन करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, फ्लोएम गोस बाइडायरेक्शनल। जाइलम क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल जाता है, कहां से कहां, डाउन से अप साइड, रूट से स्टेम और लीव्स तक जाता है, उल्टा नहीं आता, बट फ्लोएम दोनों साइड वर्क करता है ना, ओके। ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमें ना इसको समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इनहिबिशन क्या होता है। सीडीएस बहुत कंफ्यूज करता है इसमें। देखो
डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना। ऑस्मोसिस क्या होता है? यहीं से आपकी प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन भी आती है, प्लाज्मोलाइसिस वाली। वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहता है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तभी प्लाज्मोलाइसिस कब हो रहा था? जब उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, इसलिए वो अंदर सॉल्यूशन जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो सेल जो स्वेल होके, यहाँ पे बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टर हो रहा है, सेल स्वेल होके फट जा रहा था, है ना। और जबकि इनबिबिशन में क्या होता है? इनबिबिशन इज सेम एज आपका ऑस्मोसिस, लेकिन आपका होता क्या है इसमें? जो सीड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जैसे रेजिन्स, किशमिश आपकी पूरी रात भिगोते हो फिर वो बड़ी हो जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है? आपका इनबिबिशन का। इसी तरह सीड्स भी ऐसा होता है ना, मूंग आप जब भी जिम वाले बच्चे जब आप मूंग प्रोटीन आपको चाहिए होता है तब पूरी रात उसे भिगोते हो, क्या होता है तब? इनबिबिशन होता है। बात समझ में आ रही है? डिफ्यूजन में हाई टू लो, ऑस्मोसिस में लो टू हाई। ओके, अब इसमें अब आप मैच द फॉलोइंग करने की कोशिश करो। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस इज ऑलवेज देयर विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम आए तो ऑस्मोसिस को दिमाग में रखना। ठीक है, तो अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या हो जाएगा? बी वुड बी द राइट ऑप्शन। तो बी का आंसर 3 का है। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों को कैंसिल कर दो क्योंकि B3 है। ठीक है, ओके। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म कब होगा? श्रिंक कब होगा? श्रिंक तब होगा जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, राइट। फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस एंड गैसेस कब हो पाएंगे? फ्री मूवमेंट्स आपके डिफ्यूजन के केस में। A4 दोनों में देखो, A4 कहाँ है? बी वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी वुड बी द राइट ऑप्शन, राइट। ठीक है, ये श्रिंकेज कहाँ देखा था आपने? प्लाज्मोलाइसिस में देखा था। और इनबिबिशन क्या होगा? आपकी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे, राइट। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा। इसके अलावा ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं कि पोजीशन ऑफ ओवरी क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। वैसे इसके क्वेश्चन कम देखे गए हैं बट स्टिल एक बार इसको देख लेना। मैं आपको ये PDF के साथ अटैच करके दे रही हूँ, या तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा आज का था। बाकी हमारा रह रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हमें क्या पढ़ना है? रॉक साइकिल पढ़ना है, लैंडफॉर्म पढ़ना है, वॉल्केनिज्म और ओशिनोग्राफी। कहाँ से पढ़ेंगे? एनिमेटेड वीडियो से पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली द मोस्ट फेवरेट वीडियो ऑफ माइन अगर मैं बोलूँ ना तो दिस इज दी वन। ये बहुत मेहनत से और पूरे एनिमेशन के साथ मैंने बनाई है, सन मून घुमा के, हर चीज़ के डायग्राम बना के, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके, जो बेसिकली NCERT को खगोल लिया, GC लियोंग को खगोल लिया, फिर सारे PYQs को देखकर जो कंपाइलेशन वाली वीडियो है, दिस इज द वीडियो। इसमें मैंने आपको चैप्टर्स भी दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो आप इसमें ढूंढ के अपना ये पोर्शन कर लेना। ठीक है, ये आपकी पूरी 3-4 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो से पूरा आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं करना है, हमारा जो टॉपिक है उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर डे 10। इसी तरीके से वी हैव टू हंट डाउन, बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी clearing your CDS 1 2023 exam. Any reviews for me, any appreciation for me and any suggestion for me, I am open in the comment section. ठीक है, बातचीत करते हैं चलो कमेंट सेक्शन में। और जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में खासकर पूछ रखी है ना, दैट यू हैव टू आंसर। देखते हैं कि किसको कितना याद है, किसके कंसेप्ट्स कितने तेज हैं, राइट। आई विल सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए PDF कलेक्ट कर लेना टेलीग्राम पे, और रिविजन 2 बार करना होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।